Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SV Academy classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या समझा था, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, उसका सिग्निफिकेंस और उसका इंट्रोडक्शन। हमने ये चीज़ जानी थी कि थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, और हीट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए या कोई भी प्रोसेस कराना है तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। चीज़ें या बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी क्या करती है, अपने आप को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल लेती है। तो हमने कहा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम इन्हीं बातों पे गौर करेंगे। फिर हमने कहा था कि अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में जो हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज़ होगी, तो उसमें सबसे पहले हमने बात की थी सिस्टम के बारे में। हमने कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिलकर यूनिवर्स बनाती हैं। सिस्टम हम उसे कहते हैं जो हमारा अंडर कंसीडरेशन होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है आपका, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपका अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो सिस्टम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है जिसमें 30 बच्चे हैं, मैं किसी एक ही बच्चे से अगर इंटरेक्ट कर रही हूँ, उस पर फोकस कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए उस समय सिस्टम है। बाकी के 29 बच्चे जो हैं वो क्या हो गया, सराउंडिंग। फिर हमने कहा था कि जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा सिस्टम को छोड़ के, जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा यूनिवर्स का, उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि सिस्टम जो है वो 3 तरीके से एग्जिस्ट करता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। क्लोज सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है बट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर का ट्रांसफ़र हो पाता है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है। साथ ही साथ हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कोई भी चीज़ 100% आइसोलेटेड नहीं होती। ठीक है, तो चलिए अब आगे की इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि सिस्टम क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया कि सराउंडिंग क्या होता है। जो हमारी बाउंड्री, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर की जो दीवार है, ठीक है, जो वॉल है, ये क्या कर रही है, ये इसको बाकी चीज़ों से सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी बाउंड्री। ये क्या कहलाएगी, हमारी बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, बाउंड्री हमारी वो लाइन होती है, ठीक है, या कोई भी वो चीज़ जो क्या कर रही है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है एक दूसरे से, तो वो हमारी क्या कहलाती है, बाउंड्री। और बाउंड्री हमारी दोनों तरीके की हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे कि ये मेरा क्या है, कंटेनर है, मान लीजिए मैंने बीकर ले रखा था, तो बीकर का जो वो है, बीकर का जो ग्लास है वो बाउंड्री का काम कर रहा है, क्योंकि बीकर के अंदर जो मैंने पानी रखा है, जिसको मैं अंडर ऑब्जर्वेशन में रख रही हूँ, बाकी चीज़ें क्या हो गई मेरे लिए, सराउंडिंग, और वाटर क्या हो गया मेरे लिए, सिस्टम। तो जो उस बीकर के का जो कांच है या जो शीशा है वो बाउंड्री का काम कर रहा है, क्योंकि वो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर रहा है। तो वो जो हमारा बीकर है, ठीक है, उसका जो ग्लास है वो क्या हो गया, हमारा रियल बाउंड्री। अब मैंने कहा कि मेरा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो है बीकर के अंदर रखा हुआ पानी, ठीक है, और बीकर है खुला। तो अब ये जो पानी है ये सिस्टम है और बाकी का ये सब चीज़ क्या हो गया, मेरा सराउंडिंग। तो जो मेरा एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर है और जो पानी है, उसके बीच में ये जो है हमारी, ये क्या हो गई, इमेजिनरी बाउंड्री, कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। समझ में आया? तो बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री हमारी वो एक परत है एक तरीके से जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने का काम कर रही है। वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है कि हमें दिखाई ना दे, बट हाँ हमें पता है कि वो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रही है।
उसके बाद हमने जब सिस्टम के टाइप्स पढ़े कि ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जब भी हम सिस्टम को कंसीडर करेंगे तो सिस्टम की कुछ ना कुछ बाउंड्री रहेगी। अब हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी, मान लो सपोज यही मेरा बीकर है या कोई भी कंटेनर है, तो मैं ये देखूंगी कि इसकी वॉल्स किस नेचर की हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो किस नेचर की हैं। दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है हमारे पास डायथर्मिक, ठीक है, और एक हमारे पास क्या हो सकती है, एडियाबैटिक। डायथर्मिक वो रहेगा जिसमें क्या हो सकता है, हमारा एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है हीट की फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील है या कोई मेटल है, आपको पता है कि वो गर्म हो जा, अगर हमने उसके अंदर कोई गर्म चीज़ डाल दी तो वो गर्म हो जाते हैं और फिर वो अपने थोड़े समय के, अगर आप उसको रख दो तो वो थोड़े समय के बाद उसी टेम्परेचर पे आ जाते हैं जो हमारा आसपास का टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, बराबर में एक दूसरे का टेम्परेचर कर लेते हैं। तो यानी कि जहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है हीट की फॉर्म में, वो हमारे क्या कहलाएंगे, डायथर्मिक। और एडियाबैटिक हमारा वो रहेगा जिसमें हमारा हीट, एनर्जी हीट की फॉर्म में चेंज नहीं हो रही, मतलब ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो हमारा परफेक्टली इंसुलेटेड अगर कोई सिस्टम है जो क्या कर रहा है, मास का एक्सचेंज तो कर ही नहीं रहा, साथ में एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं कर रहा, ना एनर्जी अंदर आ सकती है ना एनर्जी बाहर जा सकती है, तो इंसुलेटेड जो हमारा, आइसोलेटेड जो हमारा सिस्टम रहेगा उसकी वॉल्स कैसी रहेंगी, एडियाबैटिक, क्योंकि वो हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहे। ठीक है, समझ में आया। जबकि हमारे पास जो क्लोज सिस्टम रहेंगे या ओपन सिस्टम रहेंगे जो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, डायथर्मिक। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। देखिए, जब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स हमेशा डील करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज हमारी दो तरीके की होती है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बल्क में, बल्क में जब हम बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े अमाउंट में बात कर रहे हैं। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब हम छोटे लेवल पर बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और जब हम मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो मतलब कि हम इकट्ठे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे प्रोटॉन या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम किसी इंडिविजुअल एटम, आयन या मॉलिक्यूल की कहानी नहीं पढ़ते। थर्मोडायनेमिक्स में हम इनको बल्क में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सिस्टम की क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज सिस्टम की जो अराइज होती है बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर से। जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। कभी सुना है ऐसे कहते हुए कि एक इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर क्या है, बट हाँ, कोई सिस्टम अगर होगा तो हम उसके बारे में ज़रूर कहेंगे कि बताओ उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेजरली। एक होता है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक होता है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वो होती हैं जो अमाउंट पर या फिर साइज पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक बॉक्स था, ठीक है, मैंने क्या किया, उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया। जब मैंने उसके अंदर 1 लीटर पानी डाला और मैंने उसको आधा कर दिया, ठीक है, तो क्या यहाँ पर अब 1 लीटर और यहाँ पर 1 लीटर है? नहीं। जब मैंने 1 लीटर को हाफ कर दिया तो यहाँ पर कितना हो गया होगा, 500 ml, और यहाँ पर कितना हो गया होगा, 500 ml। तो यानी कि जो हमारी वॉल्यूम की मैं बात कर रही हूँ, वॉल्यूम हमारी क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो साइज पर या फिर अमाउंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, तो ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू अमाउंट पे या साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। लाइक फॉर एग्जांपल, इसी की ही बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर या बॉक्स था और इसके अंदर हमने 1 लीटर पानी ले रखा था, ठीक है, और उसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, उस पानी को आधा कर दिया।
जब मैंने उस पानी को आधा किया तो यहाँ पे जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री रहेगा और उधर की तरफ दूसरे चैम्बर में जो पानी है उसका टेम्परेचर भी 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने एक बॉक्स के अंदर या एक कंटेनर के अंदर कोई गर्म पानी डाला है और बीच में अगर मैं कुछ कवर करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए कोई बाउंड्री लगा दूं तो उससे ऐसा होगा कि एक तरफ ज़्यादा गर्म रहेगा, एक तरफ कम गर्म रहेगा, या एक तरफ गर्म रहेगा, एक तरफ ठंडा रहेगा। नहीं, जो टेम्परेचर लेफ्ट साइड में है वही टेम्परेचर राइट साइड में भी रहेगा। इट मीन्स टेम्परेचर जो है हमारा वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया यहाँ पर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आया? तो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं मास की, तो मास आपका क्या है, अमाउंट। अगर मैंने कहा कि मेरा ये बॉक्स है, ठीक है, और मान लीजिए सपोज एक क्या नाम है, केक है, ठीक है, वो केक क्या है, 1 किलो का है। मैंने क्या किया, उसको बीच में से काट दिया, तो लेफ्ट और राइट कितना हो गया, 500 ग्राम और 500 ग्राम। इट मीन्स वो हमारा अमाउंट पे या साइज पे डिपेंड कर रहा है। तो मास हमारा क्या हो गया, मास हमारा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट या साइज पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, अब जैसे वाटर है, सपोज मैंने कहा कि भाई प्योर वाटर की डेंसिटी ना 1 ग्राम पर ml होती है। मैंने कहा वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ग्राम पर ml। अब मैंने अगर पानी लिया है, ठीक है, एक जगह लिया है 1 लीटर पानी और दूसरी जगह मैंने लिया है 100 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml रहेगी और 100 लीटर पानी की भी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml रहेगी। ठीक है, डेंसिटी क्या रहेगी, 1 ग्राम पर ml। तो जो आप थोड़े अमाउंट में पानी ले रहे हो उसकी डेंसिटी भी यही है, और जो पानी आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो उसकी भी डेंसिटी वही है। तो डेंसिटी जो है अमाउंट पे या साइज पे डिपेंड नहीं कर रही, इसीलिए जो इंडिपेंडेंट रहेगा अमाउंट या साइज पे उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर जो है हमारा, क्या वो हमारा अमाउंट पे डिपेंड करेगा? अगर मान लो एक रूम है और मैं कह रही हूँ कि गैस के पार्टिकल्स कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं और बीच में मैं एक दीवार खींच दूँ, तो क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो प्रेशर है उसमें बदलाव आएगा? तो आंसर है नहीं, बदलाव नहीं आएगा, प्रेशर एक जैसा ही रहेगा। तो प्रेशर भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, तो प्रेशर भी हमारा क्या हो गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मोल्स की, तो मोल्स किस पे डिपेंड करता है? मोल्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि 1 मोल है तो उसका अमाउंट अलग होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 10 मोल है, उसका अमाउंट अलग होगा। सिंपल सी बात है। एक सपोज कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन का अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ तो उसके अंदर क्या रहेगा, 12 ग्राम। अगर मैं कार्बन का 5 मोल ले रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 इंटू में 5। तो इट मीन्स वो अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मोल्स हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि कितना अमाउंट डिसॉल्व है मेरा 1 लीटर में। अब मैंने क्या किया, रसना बनाई। ठीक है, रसना बनाई और मैंने कहा कि रसना को मैं क्या कर रही हूँ, रसना पानी लिया, पानी के अंदर रसना मिला दी, चीनी मिला दी। अब अगर मैं उसको रसना को बोतल में से निकाल के ग्लास में रख रही हूँ, तो मैं 1 ग्लास जो रसना पीऊंगी उसका जो टेस्ट आएगा, जो मिठास आएगी, दूसरे ग्लास में भी वही आएगी, और डायरेक्ट अगर मैं बोतल से पीऊंगी तो वो टेस्ट और वही मिठास मुझे बोतल में से भी आएगी। तो ये हमारा अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। तो कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, तो ये हमारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करें तो हमारा एक और एग्जाम्पल आता है हीट कैपेसिटी। क्या आता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जब भी मुझे किसी भी सिस्टम या किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, जब भी मुझे क्या करना है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मुझे उस समय जो एनर्जी या हीट की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर एनी सिस्टम, तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा हीट कैपेसिटी कहलाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अब आप एक खुद बात बताओ, अगर मैं ले रही हूँ कोई सब्सटेंस 10 ग्राम और एक ले रही हूँ 100 ग्राम और एक ले रही हूँ 1000 ग्राम, तो क्या सबका 1-1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे सेम एनर्जी लगेगी? नहीं, मुझे अलग अलग एनर्जी लगेगी। भाई अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही तो तुम ऐसा समझ लो, तुम्हारे पास एक पतीला है और उस पतीले को में दूध है और तुम्हें उसको गर्म करना है। तुमने 1 थैली दूध गर्म किया, तुम्हारा वो दूध जल्दी गर्म हो जाएगा। बट अगर तुम्हारे पास वो बहुत बड़े बड़े वाले पतीले हैं जो हलवाई के पास होते हैं, तो तुम्हें उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर तुम उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो। समझ में आया? तो ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। तो हीट कैपेसिटी हमारा क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर इसी हीट कैपेसिटी के आगे आ जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर आपके पास क्या आ जाए? मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है कि जब हम 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? वहां पे हम 1 मोल से डील करेंगे। तो वो हमारा अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे हमने मास को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा हमारा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। उसके बाद अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा, जैसे कि मान लीजिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, या सॉरी लाइक फॉर एग्जांपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तुम ग्लास का एक बड़ा टुकड़ा ले लो, तुम ग्लास का एक छोटा टुकड़ा ले लो, जो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ग्लास है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है 1.5। तो तुम ग्लास का छोटा टुकड़ा लो या बड़ा टुकड़ा लो, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 ही आएगी, वो बदलेगी नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अमाउंट पे या साइज पे डिपेंड नहीं करता, तो वो भी हमारे पास क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब भी किसी एनर्जी की हम किसी भी फॉर्म के बारे में अगर पढ़ते हैं, एनर्जी की कोई भी फॉर्म आ गई, ठीक है, जैसे आगे जाके आप चैप्टर के अंदर पढ़ोगे एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, बट जो ये सारे अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज। बट अगर इनके आगे मोलर वर्ड लग जाए, ठीक है, मोलर में क्या होता है, हमने फिक्स कर दिया कि हम 1 मोल की बात कर रहे हैं, जब भी इनके आगे क्या लग जाए, मोलर लग जाए, तो ये एक्सटेंसिव से किस में चेंज हो जाती है? इंटेंसिव पे। फिर वो अमाउंट पे या मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहूँ कि एक पर्सन है, उस पर्सन के पास ना एट प्रेजेंट 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि भाई उसकी जो सिचुएशन है फाइनेंशियली वो काफ़ी सही है, ठीक है, अच्छी है। फिर मैं कहूँगी कि एक बार क्या हुआ, उस बंदे के पैसे ना चोरी हो गए, और चोरी तो हुए साथ में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ना कर्जा भी हो गया, खर्चा कर करके। तो अब मैं कहूँगी कि क्या उसकी ये वाली स्टेट जो है पहली स्टेट के जैसी ही है? आप कहोगे नहीं, पहले वो बंदा अमीर था, अब वो क्या हो गया है? गरीब हो गया। तो यानी कि क्या है, हमने पैसे से, ठीक है,
जो पैसा है यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, हमने उसकी स्टेट बता दी कि वो पर्सन अमीर है या वो पर्सन गरीब है। इन द सेम वे क्या होता है हमारे पास, वो कंडीशन जिससे हम क्या बताते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जब क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, उनकी जो वैल्यूज हैं वो फिक्स हो जाती है, उससे हम बताते हैं कि सिस्टम जो है वो किस कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है। वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास कोई गैस है और मैंने कहा हाइड्रोजन गैस ही ले लो, मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो उस समय प्रेशर है उसका 1 atm, ठीक है, टेम्परेचर है उसका 25 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम है उसकी 1 लीटर। तो ये हाइड्रोजन गैस इस समय एक स्टेट में, एक रूप में एग्जिस्ट कर रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पर प्रेशर को कर दिया 10 atm, टेम्परेचर जो है मैंने कुछ भी चेंज कर दिया, लाइक 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, वॉल्यूम जो है मेरी सपोज अब वो है 2 लीटर। तो अब मेरी हाइड्रोजन गैस तो वही है हाइड्रोजन, बट अब वो अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि हमने क्या किया, उसके वेरिएबल्स को चेंज कर दिया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हो गए। तो यहाँ से हम क्या चीज सीखे कि जब हम बात करते हैं किसकी, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में रहेगा जब उसके माइक्रोस्कोपिक वैल्यू की कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू होगी। जैसे ही वो वैल्यूज बदल जाएंगी हम कहेंगे कि उस सिस्टम का स्टेट भी बदल गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे समझ लो जैसे एक पर्सन है, सपोज मैं हूँ, पहले मैं पतली थी अब मैं मोटी हूँ, तो मैं कहूंगी कि भाई पहले जो मेरा स्टेट था वो था पतला होना, अब मैं जिस स्टेट में वो क्या है, मोटा होना, मोटापे में। ठीक है, तो स्टेट का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। फिर आते हैं स्टेट वेरिएबल। भाई अब जाहिर सी बात है, अब मुझे बताना है अगर किसी सिचुएशन के बारे में तो मैं किसी ना किसी चीज की मदद लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैंने कहा मोटा पतला, तो मैंने वेट की मदद ली। मैंने यहाँ पर गैस का एक स्टेट बताने के लिए मदद ली कि भाई प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इतना है, दूसरे स्टेट में प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इतना है। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज की मदद लेते हैं डिस्क्राइब करने के लिए कि सिस्टम का स्टेट क्या है, उन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, स्टेट वेरिएबल। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हमारे मोल्स, ये सारे क्या है, ये सारे हमारी वो मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं जिनकी मदद से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस भी सिस्टम के बारे में बात की जा रही है वो एक्चुअल में किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन हमारी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, और इस पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहेगी किसके, पाथ के या मैनर के बाय विच द स्टेट इज रीच्ड। मैं यहां से यहां पहुंची, कैसे पहुंची इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि अब इस समय इस स्टेट में उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी और इस स्टेट में उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।